पिछले वीडियो में हमने जाना कि हूवर डैम बनाने या इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन में कितना वक्त लग गया। प्रोजेक्ट के परमिशन के लिए कई साल लग गए थे। खैर, ये तो सिर्फ हूवर डैम का बैकग्राउंड था, या यूँ कहे कि एक थ्योरी, मगर प्रैक्टिकल करना अभी बाकी था। इसलिए सीधे चलते हैं साइट पर। हूवर डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इंजीनियर जॉन सैवेज के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। इसमें से सबसे पहला काम था कोलोराडो रिवर को मोड़ना, क्योंकि बिना रिवर को मोड़े कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। नदी के फ्लो को मोड़ने के लिए 456 फुट डायमीटर टनल्स ब्लैक कैनियन की दीवारों के माध्यम से नेवाडा की तरफ दो और एरिजोना की तरफ दो टनल बनाए गए, और उनकी कंबाइन लेंथ लगभग 16,000 फीट यानी कि 3 मील से ज़्यादा थी। मई 1931 में नेवाडा टनल्स के निचले पोर्टल पर टनलिंग शुरू हुई। कुछ ही समय बाद एरिजोना घाटी की दीवारों में दो सिमिलर टनल्स पर काम शुरू हुआ। काम में कई सारी मुश्किलें सामने आई। इनिशियली घाटी में सड़कें नहीं थी, इस वजह से सारे वर्कर्स और इक्विपमेंट को नाव से लाना पड़ता था। आगे वक्त के साथ साथ सड़कों को घाटी में बनाया गया। नदी के उस पार कैटवॉक किए गए ताकि वर्कर्स काम के लिए ट्रकों में सवारी कर सके। 1931 की गर्मियों में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और सर्दियों में घाटी में बर्फीली हवाएं चलने लगी। तापमान गिर के जमने लगा। सितंबर 1932 में एक समय ऐसा आया कि काम बंद करना पड़ा और साइट को खाली करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ का पानी घाटी में बह गया था। न्यूमेटिक ड्रिल का इस्तेमाल करके विस्फोट के लिए चट्टानों में छेद किए गए। इंगरसोल रेंट से 500 न्यूमेटिक ड्रिल होसेस और कंप्रेस खरीदे गए थे। कंप्रेस प्लांट आउटलेट पोर्टल के ठीक नीचे एरिजोना एडिट के पास और इनलेट पोर्टल द्वारा अपस्ट्रीम में स्थापित किए गए। ड्रिलिंग के काम में तेजी लाने के लिए 10 टन के ट्रक के पीछे एक ड्रिलिंग जंबो लगाया गया। एक जंबो टनल के सिर्फ आधे हिस्से में काम कर सकता था, जिसमें सभी होल एक बार में ही ड्रिल किए जाते थे। ड्रिलिंग का काम पूरा होते ही छेदों को डायनामाइट से भर दिया गया और विस्फोट से चट्टान टूट गई। हर 14 फीट टनल के लिए 1 टन डायनामाइट इस्तेमाल हुआ। सेफ्टी के लिए टनल की जांच की गई और एक क्रू के साथ अंदर जाके टूटी हुई चट्टानों को पावर शॉल्स और हैंड टूल के जरिए बाहर निकाला गया। काम में तेजी के लिए कन्वेयर बेल्ट जैसी मंकिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 1932 में टनल को कंक्रीट से भरने का काम शुरू हुआ। कंक्रीट रखने के लिए टनल के माध्यम से रेल पर चलने वाली ग्रेंटी क्रेन का इस्तेमाल किया गया। कंक्रीट की परत 3 फीट मोटी है, जो फिनिश टनल के डायमीटर को 50 फीट तक कम कर देती है। नवंबर 1932 में टनल का काम पूरा हो गया। नदी के चैनल ब्लॉक करने के लिए एक ट्रिस्टल ब्रिज अर्थ और रॉक को थ्रो किया गया, जिससे पानी का फ्लो टनल्स में चला गया। 1 फरवरी 1935 में टनल्स के एंट्रेंस पर 1000 टन से ज़्यादा वजन का एक स्टील गेट उतारा गया। इतिहास में पहली बार कोलोराडो नदी इंसान के कंट्रोल में थी। रिवर को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं डैम की कंस्ट्रक्शन की। तो कोलोराडो रिवर में 8.2 ट्रिलियन गैलन पानी होल्ड करने की कैपेसिटी थी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर जॉन सैवेज को ऐसा डैम बनाना था जो इस पानी के दबाव को सह सके और सालों साल मजबूती से खड़ा रह सके। कंक्रीट में 4 तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं: रेत और क्रश रॉक, पानी और सीमेंट। कंक्रीट की मजबूती के लिए इन 4 इंग्रेडिएंट का मिक्सचर सही ढंग से किया जाना चाहिए। कंक्रीट में शायद एग्रीगेट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये डैम के द्रव्यमान का 3/4 हिस्सा बन जाता है। डैम के पास सोर्स ऑफ एग्रीगेट की ज़रूरत थी ताकि इसे बहुत दूर से लाना ना पड़े। बात करें डैम के डिज़ाइन की, तो एक समान चौड़ाई वाली सीधी दीवार नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि इस वजह से ये दीवार पानी का दबाव सह नहीं कर पाएगी। अगर दीवार सीधी हो तो पानी के प्रेशर के कारण मुड़कर टूट जाएगी। वैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका था जो जॉन सैवेज के सह कर्मचारियों ने दिया। उन्होंने कहा कि इसमें स्टील बार का इस्तेमाल किया जाए, पर जॉन सैवेज ने इसे नकार दिया। जॉन सैवेज के पास इससे बेहतर सुझाव था। उन्होंने आर्च डैम टेक्नोलॉजी को अपनाया, जो पानी के प्रेशर या लोड के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है और कंक्रीट तेज कंप्रेशन फोर्स को आराम से हैंडल कर सकता है। ज़्यादा बड़ा और ऊंचा डैम बनाने से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचा डैम बनाने के लिए ज़्यादा कंक्रीट चाहिए होगा। इस वजह से डैम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता। इसलिए डैम की ऊंचाई 726 फीट चुनी गई। आर्च डैम टेक्नोलॉजी में डैम के बेस को चौड़ा करना था ताकि पानी के दबाव से ये गिर ना जाए। डैम के बेस को चौड़ा करने से डैम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाती है। इस वजह से डैम की स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। डैम के लिए ज़रूरी कंक्रीट को नदी के स्तर में मिश्रण संयंत्र में मिलाया गया था, जो डैम साइट से लगभग 3-4 मील दूर था। ये 3 मार्च 1932 को परिचालन में आया। कंक्रीट को शुरू में बाल्टियों में लाद दिया गया और ट्रक से साइट पर ले जाया गया। उसके बाद बाल्टियों को इलेक्ट्रिक ट्रेनों से ले जाया गया। इस संचालन के पहले
साल में लगभग 4 लाख क्यूबिक यार्ड कंक्रीट डायवर्जन टनल के स्तर में चला गया। टनल में कंक्रीट बाल्टियों को ग्रेंटी क्रेन से ले जाया गया था। डैम में पहले कंक्रीट 6 जून 1933 में डाला गया। इन बाल्टियों को कारों से उठाया गया और ओवरहेड केबल तरीकों से जगह में उतारा गया। कंक्रीट लगाने के लिए इनमें से कुल 9 केबल तरीके इस्तेमाल किए गए। जैसे जैसे डैम की ऊंचाई बढ़ती गई, कैनन रिम पर एक नए कंक्रीट मिक्सिंग प्लॉट का निर्माण किया गया। हाई मिक्स प्लॉट का उपयोग डैम में 992 फुट के लेवल के ऊपर रखे गए। इसका यूज़ सभी कंक्रीट का उत्पादन करने के लिए किया गया था। कई प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये थी कि ज़रूरी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का उत्पादन करने के लिए एक बहुत ड्राई मिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। जैसे ही डैम बनाना घाटी में शुरू हुआ, डैम को कंक्रीट के सिंगल ब्लॉक में बनाने के बजाय डैम को इंडिविजुअल कॉलम की सीरीज में बनाया गया। डैम की ऊंचाई 726 फीट थी। इस वजह से जल्दबाजी करना ठीक नहीं था। समलंबाकार आकार में स्तंभ 5 फुट लिफ्टों में बनाए गए और इस तरह से डैम बनाने की वजह ये थी कि कंक्रीट से पैदा होने वाली गर्मी को फैलने दिया जाए। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के इंजीनियरों ने गणना की कि अगर सारा कंक्रीट एक ही बार में डाल दिया जाए तो कंक्रीट इतना गर्म हो जाता कि इसकी गर्मी को ठंडा होने में 125 साल लग जाते। उसी के साथ कंक्रीट में थर्मल क्रैक आ जाएंगे और डैम टूट भी सकता है। हर अलग अलग कॉलम में थोड़ी मात्रा में कंक्रीट रखना पर्याप्त सही नहीं था, इसलिए इन कॉलम के बीच 2 इंच डायमीटर स्टील पाइप लगा दिए गए। जब पहला कंक्रीट डाला गया तब इन पाइप के जरिए नदी का पानी छोड़ा गया। एक बार कंक्रीट को निचले कॉफर डैम पर एक रेफ्रिजरेशन प्लॉट से ठंडा पानी मिलता था। कंक्रीट के हार्ड होने के बाद वर्कर्स ने ग्राउट सीमेंट स्लरी से भर दिया। अब बात करते हैं इंटेक टावर की। तो ये 4 रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो डैम के ऊपर लोकेटेड है। कैनियन के दोनों साइड पर दो दो और इन इंटेक टावर की ऊंचाई 395 फीट है। हर एक पावर प्लांट टर्बाइन्स के लिए वाटर सप्लाई का 1/4 हिस्सा कंट्रोल करता है। 37 और 50 फुट डायमीटर वाली कंक्रीट लाइन टनल में लगाए गए हैं बाय 30 फुट डायमीटर पेंस्टॉक के जरिए। इस टावर में कई सारे गेट्स हैं जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद इंटेक टावर पेंस्टॉक के जरिए पानी को टर्बाइंस तक ले जाता है। डैम के डाउनस्ट्रीम में बना पावर प्लांट में पेंस्टॉक से आने वाला पानी फ्रांसिस टाइप वर्टिकल हाइड्रोलिक टर्बाइंस में पहुंचता है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाता है और लोगों के लिए पर्याप्त बिजली तैयार करता है। डैम के दोनों तरफ स्पिलवे भी बनाए गए हैं। अगर किसी वजह से डैम में पानी ओवरफ्लो होने की लेवल पर पहुंचने लगे तो स्पिलवे के जरिए जो डैम के ऊपर वाले छोर से 27 फीट नीचे है उनमें बहना शुरू हो जाता है।